हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल। आई होप आप लोग अच्छे होंगे और अपने बोर्ड एग्जाम का प्रिपरेशन बढ़िया से कर रहे होंगे। आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं बायो सेवर्ट का नियम, जो कि BBI है, वेरी इंपॉर्टेंट है बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से। तो इस वीडियो को पूरी तरह देखना, क्योंकि ये बार बार बोर्ड एग्जाम में आता है। इसका चित्र कुछ इस प्रकार होगा और हम लोग फाइनली प्रूफ करने वाले हैं B इज इक्वल टू म्यू नॉट अपान 4 पाई आई डेल्टा एल साइन थीटा आर स्क्वायर। और उसके साथ ही साथ हम लोग चुंबकशीलता म्यू नॉट का विमीय सूत्र भी देखेंगे। तो चलो हम लोग आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं और मज़े से हर वीडियो की तरह इस वीडियो में भी हम लोग सीखते हैं और पढ़ते हैं। सर्वप्रथम ओस्टर ने बताया कि जब किसी चालक में विद्युत धारा प्रवाहित होता है तो उसके चारों ओर एक चुंबकीय क्षेत्र होता है। सर्वप्रथम ओस्टर नामक वैज्ञानिक ने बताया कि यदि कोई चालक है, यदि कोई तार है, क्या है, तार है, और उसमें विद्युत धारा प्रवाहित हो रहा है, ए से बी की दिशा मान लो विद्युत धारा प्रवाहित हो रहा है, तो उस वायर के चारों तरफ जो होगा वो चुंबकीय क्षेत्र होगा। जैसे मान लीजिए ये हमारा वायर है, तो इस वायर के चारों तरफ जो होगा वो क्या होगा, चुंबकीय क्षेत्र होगा। ठीक है, इसके बाद में आगे हम लोग देखेंगे। जिसके बाद बायो सेवर्ट ने अपने प्रयोग के आधार पर बताया कि चालक के चारों ओर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र, यानी कि उसके बाद में बायो सेवर्ट ने अपने नियम के द्वारा बताया कि जब कोई धारावाही चालक होता है, ये मान लो धारावाही चालक है, इस चालक के चारों तरफ जो चुंबकीय क्षेत्र होता है उसकी ताकत यानी कि तीव्रता कितना होगा, उसको इन्होंने सूत्र दिया। उसी को हम लोग आज देखेंगे कि बायो सेवर्ट ने अपने नियम से कौन सा सूत्र दिया है। तो इसके लिए हम लोग इस चित्र को थोड़ा सा समझते हैं। मान लीजिए ये हमारा एक धारावाही चालक है या तार है। इस तार के छोटे से खंड को हमने लिया है यहाँ से यहाँ तक, इसका नाम दे दिया डेल्टा एल या DL भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। और इसके मध्य बिंदु से कोई व्यक्ति P पर खड़ा है या कोई वस्तु P पर है, उस पर कितना चुंबक का प्रभाव होगा, कितना चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता होगी, उसी को हमको प्रूफ करना है। और इस धारावाही चालक और ये जो P का दूरी है R, इसके बीच में जो कोण बन रहा है वो थीटा कोण बन रहा है, और जो इसमें धारा प्रवाहित हो रहा है वो I प्रवाहित हो रहा है। ठीक है, तो इसी को हम लोग फाइनली देखेंगे कि किस तरह से हुआ है और बिल्कुल आसान भाषा में। ठीक है, तो आइए हम लोग देखते हैं। सबसे पहले हम लोग ये किस तरह से बना हुआ है इसके बारे में लिखेंगे। तो उसके लिए हम देखेंगे, माना A और B एक धारावाही तार है, जो A और B है एक धारावाही तार है। यहाँ A से लेकर के जो B तक है ये क्या है, एक धारावाही तार है जिसमें विद्युत धारा I प्रवाहित हो रहा है। जिसमें जो विद्युत धारा जा रहा है वो क्या जा रहा है, I जा रहा है। इस तार का एक छोटा खंड डेल्टा एल के मध्य बिंदु O से R मीटर दूरी पर थीटा कोण बनाते हुए कोई बिंदु P हो तो P पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता निम्न बातों पर निर्भर करेगा। मान लीजिए इसके मध्य बिंदु O से R दूरी पर थीटा कोण बनाते हुए कोई बिंदु P है, तो किन किन बातों पर निर्भर करेगा उसको हम लोग लिखेंगे और फाइनली हमारा फॉर्मूला आ जाएगा। चलिए हम लोग देखते हैं कि किस तरह से होगा। सबसे पहले हम लोग देखेंगे नंबर वन है चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता चालक में प्रवाहित धारा के अनुक्रमानुपाती होता है। इसका मतलब हम लोग चालक में यदि हम लोग धारा बढ़ा रहे हैं तो धारा बढ़ने से क्या होगा, चुंबकीय क्षेत्र बढ़ेगा, अनुक्रमानुपाती होगा। जैसे जैसे चालक में धारा बढ़ाते जाएंगे चुंबकीय क्षेत्र जो होगा वो बढ़ते जाएगा, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता बढ़ते जाएगी। तो इसीलिए हमने यहाँ पर लिखा है B अनुक्रमानुपाती I। उसके बाद में हम लोग का दूसरा है चालक खंड की लंबाई डेल्टा n के समानुपाती होता है, अनुक्रमानुपाती होता है, यह होगा B इज इक्वल टू डेल्टा एल। जो यहाँ पर एक छोटा सा खंड हमने लिया था डेल्टा एल, ये डेल्टा एल भी क्या होगा, चुंबकीय क्षेत्र के अनुक्रमानुपाती होगा। इसका मतलब हमने इसकी लंबाई बढ़ा दें। अभी देखो यहाँ से यहाँ तक लंबाई, यहाँ से कर लें लंबाई और बढ़ा दें, तो इसका मतलब चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता भी बढ़ जाएगी। ये दूसरा हो गया। उसके बाद में तीसरे नंबर पर हम लोग देखते हैं चालक खंड के मध्य बिंदु से P तक की दूरी के वर्ग R स्क्वायर के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इसको हम लोग देखेंगे, जो ये मध्य बिंदु O से
r मीटर दूरी पर p बिंदु है, इसका हम लोग वर्ग कर दें, क्या कर दें, वर्ग कर दें, तो ये व्युत्क्रमानुपाती होगा। यानी कि जैसे हम लोग दूरी बढ़ाएंगे तो चुंबकीय क्षेत्र का तीव्रता जो होगा घट जाएगा। ऐसे ही आप समझ लीजिए, मान लीजिए इस बिंदु पर कोई खड़ा होकर के किसी को आवाज लगा रहा है, तो जो आगे होगा उसको ज्यादा आवाज सुनाई देगा, जो पीछे होगा उसको ज्यादा कम सुनाई देगा। ऐसे ही जो पास में है, मतलब यहाँ पर है, आर स्क्वायर दूरी पर है, जैसे हम लोग दूरी बढ़ा देंगे तो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता घट जाएगा। यानी कि क्या होगा, व्युत्क्रमानुपाती होगा। यानी कि जैसे जैसे दूरी बढ़ाते जाएंगे b का मान घटता जाएगा, b मतलब चुंबकीय क्षेत्र का मान घटता जाएगा। इसके बाद में हम लोग का लास्ट आता है, लास्ट पॉइंट है, चालक खंड तथा दूरी r के बीच बनने वाला कोण के अनुक्रमानुपाती होता है। यानी कि जो चालक तार है और ये जो दूरी का बीच में कोण बन रहा है, इसके अनुक्रमानुपाती होगा। यानी कि जैसे जैसे हम लोग इस कोण को बढ़ाते जाएंगे, कोण को बढ़ाते जाएंगे, हम देखेंगे कि चुंबकीय क्षेत्र का मान बढ़ रहा है। लेकिन ये ध्यान रखना है, तभी तक काम करेगा जब हम लोग छोटे से खंड के लिए लें। जब हम लोग बड़े खंड के लिए लेंगे तो ये काम नहीं करता है। तो हमको इसमें क्या चार चीजें मिली, b समानुपाती होता I के, b समानुपाती होता डेल्टा L के, और b व्युत्क्रमानुपाती होता है दूरी के, और उसके बाद में b समानुपाती होता है साइन थीटा के। इन चारों को अब हम लोग देखें तो b b b b, एक साइड LHS साइड में b है और दूसरे साइड में समानुपाती व्युत्क्रमानुपाती में I डेल्टा L r स्क्वायर साइन थीटा है। इसको हम लोग चारों को एक साथ लिख सकते हैं। तो आइए हम लोग देखते हैं आगे थोड़ा सा। चारों नियमों को मिलाने पर, जो ये चारों नियम थे, इन चारों को मिला दे, चारों के एक ही साइड में अगर देखेंगे तो v है, तो हमने यहाँ पर क्या लिख दिया, v लिख दिया। और इस साइड में क्या था, समानुपाती में I था, डेल्टा L था, साइन थीटा था, और बटे में क्या था, r स्क्वायर। देखिए यहाँ पर बटे में जो है वो r स्क्वायर है, तो यहाँ पर क्या लिखे हैं, r स्क्वायर। अब हम लोग एक चीज जानते हैं कि जब भी समानुपाती या व्युत्क्रमानुपाती का चिन्ह हटता है तो कोई ना कोई नियतांक आता है। तो जब यहाँ समानुपाती का चिन्ह हटेगा तो यहाँ पर एक नियतांक आएगा 4 पाई, तो हमारा बन जाएगा b बराबर μ0/4 पाई इंटू I डेल्टा L साइन थीटा अपान r स्क्वायर। देखो यहाँ d भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, r स्क्वायर, ठीक है। जहाँ μ0/4 पाई एक नियतांक है जिसका मान 10⁻⁷ न्यूटन प्रति एम्पियर स्क्वायर होता है। यानी कि ये जो है एक नियतांक है, इसका मान होता है 10⁻⁷ न्यूटन प्रति एम्पियर स्क्वायर। तथा μ0 निर्वात की चुंबकशीलता है। जैसे हम लोग देखे थे विद्युतशीलता जो होती है वो क्या होता था, एप्सिलॉन नॉट। ऐसे निर्वात की चुंबकशीलता कौन है, μ0 है, ठीक है, जिसका मान 4 पाई गुणे 10⁻⁷ होता है। अब 4 पाई को इधर कर देंगे तो यहाँ इंटू में इधर आएगा, डिवाइड में हो जाएगा, तो μ0/4 पाई इंटू 10⁻⁷ आ जाएगा, ठीक है। तो μ0 का मान 4 पाई इंटू 10⁻⁷ न्यूटन प्रति एम्पियर होता है। ये हमारा बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन था, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट था एग्जाम की दृष्टि से, तो इसको आप बढ़िया से तैयार कर लेना। इसके साथ ही साथ कभी कभी क्या होता है, डायमेंशनल फार्मूला पूछ लेता है, चुंबकशीलता यानी कि μ0 का डायमेंशनल फार्मूला, विमीय सूत्र क्या होता है उसके बारे में बताइए। तो ये भी हम लोग इसी वीडियो में आराम से सीख लेंगे और आसानी से सीख लेंगे। सबसे पहले कि μ0 का मान जो होता है उसको हम लोग देखेंगे। μ0 का मान होता है 4 पाई इंटू 10⁻⁷। देखिए एक बात तो ये भी है, आप लोग वीडियो देखते हो, अच्छा भी लग जाता है, उसके बाद भी लाइक नहीं करते हो, और यदि चैनल पर नहीं रहते हो पहली बार तो सब्सक्राइब नहीं करते हो। तो प्लीज़ चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए, और वीडियो पसंद आ रहा हो तो लाइक कर दीजिए, ठीक है। हम लोग आगे पढ़ते हैं। μ0 का मात्रक, μ0 का मात्रक क्या है, न्यूटन प्रति एम्पियर स्क्वायर, न्यूटन प्रति एम्पियर स्क्वायर। और उसके बाद में हम लोग यहाँ पर देखें तो लिख सकते हैं क्या, μ0 की जगह पर, अतः μ0/4 पाई इज इक्वल टू 10⁻⁷। ये कैसे लिखे हैं जरा ध्यान दो। यहाँ पर जो था इस पाई को इधर लाएंगे तो μ0/4 पाई बराबर इधर 10⁻⁷ बचेगा, यानी कि μ0/4 पाई इज इक्वल टू 10⁻⁷ न्यूटन प्रति एम्पियर। देखिए फिजिक्स और केमिस्ट्री के सभी वीडियो आपको इस चैनल पर बिल्कुल आराम से और बिल्कुल आसान डेफिनेशन के साथ मिल जाएगा। तो
तो इसलिए आप अपने दोस्तों के पास भी इस वीडियो को भेजिए और उसके बाद में उनको और जो भी आपको डाउट है उसके बारे में हमारे कमेंट में डालिए, या फिर हमारा नंबर है 6393976229, उस पर भी आप व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं कि सर इसको बता दीजिए या इसको नहीं समझ में आ रहा है उसे बता दीजिए, तो मैं उसका भी डाउट क्लियर कर दूंगा। आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं। एमकेएस पद्धति में म्यू नॉट का मात्रक जो होता है वो किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर होता है। जो न्यूटन होता है, न्यूटन का क्या होता है, किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, और एम्पियर स्क्वायर का एम्पियर स्क्वायर ही होता है। अब यहाँ से हम लोग देखें तो जब हम लोग ये सेकेंड स्क्वायर को ऊपर की तरफ ले जाते हैं तो ये माइनस में हो जाता है, ये बटे में है, ये बटे में है, तो माइनस में हो जाएगा -2। ऐसे इसको भी जब ऊपर ले जाएंगे तो ये भी हो जाएगा -2, यानी कि -2 हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग इसको देखेंगे, ध्यान से देखना। यहाँ पर म्यू नॉट की बीमा अब आसानी से हम निकाल सकते हैं। किलोग्राम का जो होता है वो m होता है, और मीटर का लंबाई होता है यानी कि l होता है, और सेकेंड का t होता है। t के पावर कितना है, -2, तो यहाँ पर -2 हो गया। बटे में इसके क्या था, एम्पियर स्क्वायर था, तो यहाँ क्या हो गया, एम्पियर स्क्वायर। जब ऊपर लेकर गए तो हमारा क्या हो गया, एम्पियर -2, यानी कि अब हम लोग इसके हिसाब से देखें तो किलोग्राम का m, मीटर का l, और सेकेंड का लिए -t, और एम्पियर के लिए -2। ठीक है, तो हमारा इसका डायमेंशनल फार्मूला क्या आ गया, MLT -2A-2। तो ये था हमारा डायमेंशनल फार्मूला और बायो सेवर्ट का नियम। इसके बाद में हम लोग अगले वीडियो में पढ़ने वाले हैं दाएं हाथ की हथेली का नियम, बिल्कुल आसानी से और बिल्कुल सिंपल भाषा में। ठीक है, तो हम लोग अगले वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। और यदि आप अभी तक लाइक नहीं किए तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, यदि चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए, और यदि कोई डाउट है तो हमारे नंबर पर मैसेज कीजिए, और मुझसे नोट्स चाहते हैं तो उसके लिए भी आप मैसेज कर सकते हैं। नंबर दोबारा नोट कर लीजिए, 6393976229। ठीक है, धन्यवाद, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।